हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद देवली में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे पेडागोजी सीरीज के अंतर्गत तीसरी वीडियो है और इसका टॉपिक है शैक्षिक प्रयोग, समस्याएं एवं नवाचार। ठीक है, तो शैक्षिक प्रयोग का अर्थ है कि हम शिक्षा में किस प्रकार प्रयोग कर रहे हैं और नवाचार का अर्थ भी सीधे वही है कि हमने नया क्या किया। ठीक है, नया इनोवेशन क्या किया, इनोवेटिव आइडिया हमारे एजुकेशन में क्या रहा वो हमने इसमें देखना है। ठीक है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने शिक्षण के प्रति अभिरुचि और सामाजिक अभिवृत्ति, ठीक है, सामाजिक अभिवृत्ति टॉपिक पर आपको मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया था। तो टॉपिक वाइज अगर हम करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 10+2+3 शिक्षा नीति है हमारी अभी। ठीक है, तो 1986 से ली गई है 10+2+3। ठीक है, मतलब 3 स्तर की है। पहले प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 तक होती है, फिर उच्च प्राथमिक होती है 6 से 8 तक, फिर होती है उसके बाद माध्यमिक 8 से 10, फिर उच्च माध्यमिक 10, 11, 12, फिर 3 यहाँ पर लिखा हुआ 3 साल का ग्रेजुएशन। ठीक है, मतलब 10+2 का अर्थ है 12, 10 का अर्थ है हाई स्कूल, मतलब 3 बेसिकली 10+2+3 का अर्थ है कि ग्रेजुएशन तक मेनली पढ़ाई होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आप इसी को समझो और इसमें ये दिया गया है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम शिक्षण में किस प्रकार के नए खोज करें, नवीन आधुनिक जो है TLM का प्रयोग करें, किस तरीके से हम बच्चों को पढ़ाएं, वो उसके प्रश्न में दिए गए। ठीक है, आप इसी को समझिए और नवाचार का क्या महत्व है स्कूल में, इसको समझते हैं। ठीक है, तो प्रश्न इसमें दिए हुए देखिए, सभी प्रश्न उसी से संबंधित होंगे जो नवाचार हैं, इनोवेटिव हैं। जो नवाचार मतलब नया क्या किया आपने, इनोवेशन। तो पहला प्रश्न है, अधिकांश छात्र उन शिक्षकों से पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं किनसे, उससे पहले भी पढ़ा चुके हूँ। अच्छा, जो बच्चे होते हैं उनको किन से पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सीधे कि जिनसे वो पहले पढ़ चुके हैं। कहने का मतलब ये तो गलत है, ऐसा नहीं है। स्कूल में अति योग्य शिक्षक माने जाते हैं, गलत है। उन्हें प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले अच्छे लगते हैं बच्चों, गलत है। सीधे है कि जो छात्रों की समस्याओं को हल करते हैं, तो बिल्कुल सही है। सिंपल क्वेश्चन है कि जो बच्चों की समस्याओं को हल करेंगे वो क्या होंगे, उनसे बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे। ठीक है, उनके पास जाएंगे, ज़्यादा इंटरेस्ट रखेंगे उनसे। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है कि छात्रों को अच्छा नागरिक बनने की ट्रेनिंग देने का सबसे अच्छा उपाय है। छात्रों को अच्छा नागरिक बनने की ट्रेनिंग देने का सबसे अच्छा उपाय है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, छात्रों को सामाजिक सेवा कार्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, जो समाज में कार्यक्रम होते हैं, सही है। छात्रों को अच्छी नागरिकता संबंधित कोई नाटक दिखाया जाए, इससे भी नहीं होगा। छात्रों को अच्छे नागरिक गुणों के करते उपदेश देने से भी नहीं होता है कुछ भी। छात्रों को अच्छी नागरिकता के बारे में पुस्तक है, तो पुस्तक पढ़ना, उपदेश देना, इससे कुछ नहीं होगा। सीधे उनको सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल करेंगे तो उनको अच्छा नागरिक वो बनेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको ये। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना क्यों आवश्यक है। तो ये प्रश्न बेसिक टीचिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्योंकि हमें जो प्राइमरी टीचर जो बनना है उसमें बच्चों को हमने मातृभाषा में पढ़ाना है। ठीक है, तो छात्रों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है। ऑप्शन 1 तीसरा है इसमें, ऑप्शन 2 है आगे चलकर नौकरी मिलने की संभावना, गलत। छात्रों की बुद्धि तेजी से विकास होता है, गलत। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मातृभाषा का बुद्धि से संबंध नहीं है। ठीक है, इसलिए गलत है। छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ता है, गलत। यहाँ पर देखिए छात्रों की पढ़ाई, देखिए डी भी सही लग रहा है, आत्मविश्वास, लेकिन छात्रों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है। क्लियर है, तो यहाँ पर ए वाला आंसर सही लग रहा है ज़्यादा, 99%। ठीक है, तो आपने ये देखना इसमें नज़दीकी आंसर कौन सा है। जो छात्रों की पढ़ाई जो होती है स्वाभाविक वातावरण में होती है, उन्हें ऐसा घर जैसा माहौल लगता है। ठीक है, क्योंकि आनंदालय बनाना, घर जैसा माहौल। ठीक है ना, आत्मविश्वास का नंबर बाद में आएगा, जो सबसे नज़दीकी ऑप्शन है उसको हम करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए आपके साथी शिक्षकों को यह पसंद नहीं है कि आप अपने खाली पीरियड में अपने छात्रों के साथ खेलें। ठीक है, जो आपके हमारे टीचिंग स्टाफ है उनको पसंद नहीं है, तो आप क्या करेंगे। ठीक है ना, उनकी नाराज़गी को ध्यान में रखते हुए छात्रों के साथ खेलना बंद कर देंगे, गलत है। खेलेंगे उनके साथ, उनकी बात की परवाह नहीं करेंगे, परवाह भी करेंगे, ये भी गलत है। इस संबंध में प्रधानाध्यापक को सलाह लेंगे, प्रधानाध्यापक का इसमें कोई रूल नहीं। यहाँ पर साथ ही शिक्षकों को समझाएंगे कि छात्रों के साथ खेलने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो मतलब शिक्षकों को हम समझा सकते हैं, आप अपने स्टाफ में हम समझाएंगे कि बच्चों के साथ खेलने में कोई बुराई नहीं है, खेलना चाहिए लेकिन समय के अनुसार। ठीक है, ऐसे नहीं कि दिन भर खेल लें। इसके बाद देखिए 5वां प्रश्न है, सिंपल से प्रश्न आ रहे हैं, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। ठीक है, जो चरित्र निर्माण होता है ये भी आता है फ्रेंड्स एग्जाम में, क्योंकि नैतिक मूल्यों का हमने विकास भी करना उनके अंदर, तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछ जाता है प्रश्न। ठीक है, धार्मिक शिक्षा का, गलत है, ऐसा नहीं है। धर्म की शिक्षा देकर चरित्र निर्माण होगा, गलत है। अध्यापक के उपदेशों से भी नहीं होगा, महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ने से भी नहीं होगा, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। ठीक है, अध्यापक का चरित्र आदर्श है तो बच्चे उसको कॉपी करेंगे, उसकी नकल करेंगे, तो बच्चे देखेंगे हाँ टीचर ऐसे कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला सही। ठीक है, इसके बाद देखिए 6वां प्रश्न है
कि छात्रों में नक्शे, जो नक्शे होते हैं, मानचित्र कहते हैं नक्शे को, का अध्ययन करने का पहला पाठ पढ़ते समय उन्हें सबसे पहले क्या सिखाया जाए। ठीक है, जो नक्शा है, जो पहला पाठ में नक्शा वगैरह अगर कोई होगा उसमें कोई टॉपिक, तो नक्शा पढ़ाने से पहले, ठीक है, जो पहला पाठ में नक्शा है उसको पढ़ाने से पहले क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो नक्शे में दिए गए रंगों का अर्थ गलत, नक्शे पे खींची लाइनें क्या है गलत, नक्शे का पैमाना समझाना गलत, नक्शे में दिशा ज्ञान कराना। सबसे पहले बच्चों को दिशा ज्ञान कराना चाहिए, ठीक है, कि ये दिशा किस तरफ है, कौन सी दिशा किस तरफ है। ठीक है, ध्यान के प्रश्न क्या था कि कक्षा में छात्रों को मानचित्र का अध्ययन करने का पहला पाठ पढ़ाते समय उन्हें सबसे पहले क्या सिखाना चाहिए। ठीक है, पहला पाठ में क्या है, मानचित्र का अध्ययन। तो सबसे पहले मैप में दिशाएं दिखी जाती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको, मतलब आप पहले रंग, लाइनें, पैमाने नहीं दिखाएंगे, पहले दिशा दिखाएंगे। क्लियर है, इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा प्रश्न है भी। तो छठवां प्रश्न हो गया। इसके बाद देखिए सातवां प्रश्न है, यदि कक्षा के अधिकांश बच्चे गृह कार्य करके न लाएं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, गृह कार्य करके नहीं ला रहे हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, गृह कार्य कम करना चाहिए। ऑप्शन 1, छात्रों को थोड़ा बहुत गृह कार्य कक्षा में ही करा देना चाहिए। ऑप्शन 2 है। फिर तीसरा ऑप्शन लिख रहा है, यह पता लगाना चाहिए कि गृह कार्य अधिक कठिन तो नहीं था। सही लग रहा है ये वाला। छात्रों को अभिभावकों से कहें कि छात्रों को गृह कार्य मदद करें। ठीक है, ये गलत लग रहा है, ठीक है ना। मदद भी सही लग रहा है, लेकिन ज़्यादा अच्छा आंसर अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये सही है। अगर कोई बच्चा अभिभावक काम नहीं कर रहा है गृह कार्य, तो ये पता लगाना चाहिए कि गृह कार्य कहीं उसके स्तर से ऊपर तो नहीं है। हमेशा स्तर देखा जाना चाहिए, ठीक है, कि बच्चे के स्तर से ज़्यादा गृह कार्य नहीं होना चाहिए। क्लियर है, अभिभावक की मदद बाद में लेंगे, पहले स्तर हम सुधारेंगे, ठीक है ना। जो चीज़ सही है तो वो हम सही आंसर देंगे, ठीक है। तो एग्जैक्ट जो आंसर है इसका सी वाला है, ठीक। इसके बाद देखिए 8वां प्रश्न आ रहा है कि प्रश्न पूछने की कौन सी विधि आप उचित समझते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछने की कौन सी विधि आपको उचित लगती है। शिक्षक को प्रश्न कम से कम 2 बार दोहराना चाहिए ताकि कोई छात्र यह ना कहे कि उसे प्रश्न सुनाई नहीं पड़ा। सही बात है, कोई बच्चा सुन नहीं पाता है, देर में सुनता है। प्रश्न पूछने के बाद छात्र को सोचने का मौका दीजिए, उसके बाद छात्र को उत्तर देने के लिए कहिए, भी सही है। तो जब ए और बी सही है तो उपरोक्त सभी होगा। तीसरा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिए। बेहतर है कि 2 संबंधित प्रश्नों को मिलाकर प्रश्न पूछ जाए, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो डी वाला सही है, मतलब लिंक करके, मतलब एक ही प्रश्न में 2-3 प्रश्न आ जाएं, लिंक करके आप पूछो, हमेशा मतलब लिंक करो प्रश्न को, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, डी वाला सही यहाँ पर। इसके बाद देखिए 9वां प्रश्न आ रहा है। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि विज्ञान का अध्यापक बच्चों के समक्ष कोई प्रयोग कर रहा है। ठीक है, जो साइंस में प्रयोग होता है, बिना प्रयोग के साइंस पढ़ते नहीं है। तो विज्ञान का अध्यापक बच्चों के समक्ष क्या कर रहा है, कोई प्रयोग कर रहा है। ठीक है, प्रयोग का अपेक्षित परिणाम नहीं निकलता, ऐसी स्थिति में अध्यापक क्या करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों के सामने कभी कभार होता है कि प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है। ठीक है, तो इसी को देखिए, ये भी अच्छा प्रश्न है। कक्षा के छात्रों से कहना चाहिए कि वे पाठ्यपुस्तक की उस पृष्ठ को खोलकर देखें जहां पर उस प्रयोग की विधि का वर्णन है। गलत, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ऐसे अध्यापक को क्या करना चाहिए कि वो छात्रों को बता दे कि प्रयोग सफल नहीं हो पाया है और सब मिलकर पता लगाएंगे उसमें कहाँ गलती हुई है। ठीक है, ये अच्छा ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि जब गलती का पता लगेगा इसका मतलब ये है कि उनके अंदर समझ बन रही है। ठीक, क्लियर है, बी वाला सही लग रहा है वैसे, फिर भी अब बाकी पढ़ लेते हैं। छात्र को यह नहीं बताना चाहिए कि प्रयोग असफल हो गया है और वहीं फिर से करना चाहिए। गलत है, बताना चाहिए। छात्र से यह कहना चाहिए कि वे अगले दिन उसका प्रयोग कर पढ़ कर आएँ। गलत है, ध्यान है कि कभी कोई चीज़ प्रयोग गलत होता है, कुछ छात्र में गलत पढ़ाते हैं, तो होना चाहिए। वहाँ पर खुद पूछिए आपकी गलत क्यों हुआ। ठीक है, आप गलत पूछिए कि मैंने गलत क्यों बोला, तो बच्चे अगर उसको हम समझ पाएँ तो अच्छा रहेगा। वो खुद ही आप ही गलती बताएं तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आप इसको समझिए, ये अभिरुचि यही है। ठीक है, टीचिंग अभिरुचि यही है कि आप उस चीज़ को कितना समझते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, छात्र को बहुत अधिक कठोर सजा देने से, ठीक है, तो अगर बहुत कठोर दंड देने से क्या होगा, इनके माँ बाप प्रधानाध्यापक से शिकायत करने आ जाते हैं। ये भी सही लग रहा है, लेकिन कुछ सेंस में गलत भी है। स्कूल में अनुशासन अच्छा रहता है। गलत। छात्र स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल जाते हैं, ये भी गलत। छात्रों के मन में स्कूल के प्रति उग्र प्रतिक्रिया पैदा हो सकती है। ठीक है, ये हो सकता है। देखिए, अच्छा प्रश्न है कि छात्रों को बहुत अधिक कठोर सजा, अगर हम छात्रों को बार बार हर छोटी छोटी बात पर दंड दें तो हो सकता है कि उग्र हो जाए, वो उसको भी गुस्सा आए या वो पढ़ाई पर ध्यान न दे। ठीक है, तो हमेशा संतुलित बना के चलें। ठीक है, दंड भी देना, लेकिन ज़्यादा नहीं, उस तरीके से दीजिए। प्रेम भाव बनाए रखें, संतुलित एक बैलेंस बना के रखें। ठीक है, कंट्रोल रखें अपने पे। इसके बाद देखिए 11वां प्रश्न है, यदि कोई छात्र अकारण ही आपके साथ दुर्व्यवहार करे, अकारण मतलब बिना कोई कारण है, कोई छात्र क्या कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है आपके साथ, मतलब टीचर के साथ, तो उसे तत्काल पीट देंगे। गलत लग रहा है। उसकी शिकायत उसके प्रधानाध्यापक से करेंगे। गलत है। उसकी शिकायत उसके अभिभावक से करेंगे। ये भी गलत लग रहा है। वैसे है तो सही, लेकिन अकॉर्डिंग ऑप्शन पूरा पढ़ लेते हैं। 11वां है ऑप्शन लास्ट ऊपर, कि यह जानने की कोशिश करेंगे छात्र ने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो बिल्कुल डी वाला सही है। ठीक है, यहाँ पर 11 का डी होना चाहिए। हो सकता है फ्रेंड्स कुछ आंसर की मैं गलत हूँ। ठीक है, आप जो मेरे आंसर है उसको लेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले ये जानेंगे कि छात्र ने ऐसे क्यों किया, ठीक है, छात्र ने मेरे साथ दुर्व्यवहार क्यों किया, तो कुछ पहले कारण जानेंगे। हमेशा ऐसे नहीं कि आप पीट देंगे उसको, पहले कारण हम जानेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 12वां। यदि आप अपने छात्रों को साथ देकर पाठशाला के बगीचे में कुछ काम करते हैं, ठीक है, पाठशाला के बगीचे में जो बाहर बगीचा होगा, तो इससे छात्रों में क्या होगा, हाथ से काम करने का अभ्यास होगा, सही लग रहा है। खुद काम करने के सीखने का अवसर मिलेगा, ये भी सही लग रहा है। दूसरों के साथ मिलकर काम करने की आदत पड़ेगी, सही है। उपरोक्त सभी तीनों सही है, सिंपल है। सहयोग की भावना बढ़ेगी, ठीक है, एक साथ काम करने से सहयोग की भावना बढ़ती है, ठीक है। इसके बाद देखिए कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे, ठीक, कक्षा में आप जो है कैसे प्रश्न करेंगे एक एज ए टीचर, जिनका उत्तर सभी छात्र दे सकें, ये भी सही लग रहा है। जिनका उत्तर सभी छात्र न दे सकें, ये तो गलत है। जिनका उत्तर शायद ही कोई छात्र दे सके, ये भी गलत है। जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को सोचना पड़े, ठीक है, कुछ तर्क वितर्क उनके अंदर होना चाहिए, मतलब रटने वाले प्रवृत्ति न हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछिए जो बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाए, ठीक है, और तर्क शक्ति उनका विकास करे। क्लियर है, मतलब इतना कठिन में ना पूछें कि वो तर्क ही ना कर पाए, उनके इस तरह अनुकूल हो, इस तरह के अनुकूल होना चाहिए लेवल के। इसके बाद देखिए 14वां प्रश्न आ रहा है, कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाने का सबसे प्रभावी तत्व क्या है, ठीक है। मुझे टीचिंग, क्लास टीचिंग मुझे अट्रैक्टिव बनानी है, तो मुझे सबसे क्या चाहिए, सबसे अच्छा लेसन प्लान जरूरी नहीं है, अध्यापक का व्यक्तित्व, शिक्षण विधि, पाठ्य सामग्री। देखिए फ्रेंड्स, मैं चारों सही लग रहे हैं। कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाने के सबसे प्रभावी लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे प्रभावी क्या होना चाहिए, देखिए, तो मेरे यहाँ पर अकॉर्डिंग ऑप्शन है पाठ्य सामग्री, ठीक है, पाठ्य सामग्री। यहाँ पर TLM को कहा गया है, ठीक है ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। TLM में ध्यान रखें किताब भी याद, पाठ्य सामग्री में केवल TLM नहीं, मतलब किताब, चौक, डस्टर, जो आपके पास पढ़ाने का साधन है वो सब आएगा, ठीक है। ध्यान रखिए पाठ्य सामग्री केवल TLM मत समझिए आप, ठीक है ना। पाठ्य सामग्री का अर्थ है कि मुझे पढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है, वो चीज़। तो क्लियर है, इसका डी वाला सही लग रहा है, तो ज़्यादा अच्छा आंसर है प्रभावी। बाकी और भी चाहिए लेकिन डी सही है, ठीक है। बोल बोल कर पढ़ने का लाभ क्या है, बोल बोल कर पढ़ने का लाभ है कि जो उसे अन्य छात्र भी सुन सकते हैं, बिल्कुल सही है। उसे अध्यापक भी सुन सकते हैं, गलत है। वो खूब समझ में आता है, ऐसा भी नहीं है। वो याद हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। तो उसे अन्य छात्र भी सुन सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बोल बोल कर पढ़ूंगा तो उसे अन्य भी सुनेंगे, ठीक है ना। मन के अंदर पढ़ने से अच्छा कि बोल बोल कर पढ़ना, खासकर कविता। ध्यान रखिए कविता का जो वाचन किया जाता है वो मन के अंदर नहीं करना चाहिए, मन से बाहर करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है, लय के साथ, ठीक है। तो बच्चों को कविता पढ़ाने के लिए आप लय का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। हो सकता है कहानी आप अंदर पढ़ सकते हैं, क्लियर है। इसके बाद देखिए कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वो है जिसमें, ठीक है, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली क्या है, जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना पड़े, गलत बात है। प्रश्नोत्तर होना चाहिए, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, ये भी होना चाहिए। छात्र अध्यापक से शंका समाधान करें, छात्र और अध्यापक दोनों प्रश्न पूछे। देखिए कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वो है, ध्यान की उत्तम प्रणाली जो मेथड है, इसमें देखिए फ्रेंड कि सी और डी सही लग रहा है, ठीक है, लेकिन उत्तम हमने सबसे नज़दीक आंसर देना है। तो छात्र अध्यापक से शंका समाधान करें, बिल्कुल सही है, ठीक है। ज़्यादा नज़दीक आंसर आप देखिए, इसे विशेष गौर कीजिए आप, कि ज़्यादा नज़दीक आंसर है मैं उसी को दे रहा हूँ कि छात्र अध्यापक शंका समाधान करें, ठीक है ना। छात्र अध्यापक आपस में जो उनके डाउट्स हैं उनको क्लियर करें, कहने का मतलब ये है। अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछें, ये भी है। वो चर्चा परिचर्चा तो कक्षा में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रणाली की बात हुई है, ठीक है, सिस्टम की बात हुई है। तो सी वाला अच्छा आंसर है, उसके बाद डी वाला आंसर है, ठीक है। इसके बाद देखिए 17वां प्रश्न कह रहा है कि छात्रों की अभिव्यंजना शक्ति और शैली की जांच के लिए आप कौन सा उपाय अपनाएंगे, ठीक है। अब देखिए अभिव्यंजना शक्ति का अर्थ यह है कि यहाँ पर शब्द शक्ति होती है फ्रेंड, ध्यान रखिए। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है हिंदी में वैसे, ठीक है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ठीक है। व्यंजना का अर्थ यह है कि वो मुहावरे का प्रयोग कैसे कर रहा है, उसमें कुछ ऐसे शब्द कैसे डाल रहा है। एक छोटे बच्चे के लिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, वैसे ये तो बड़ी कक्षा के लिए प्रश्न हो सकता है, तो वो उसमें किस प्रकार के शब्द प्रयोग कर रहा है या कैसे उसकी वो है, लिखने की शैली क्या है, तो उनसे प्रश्न करके उनका उत्तर लेंगे। गलत है, उनको प्रश्न देकर उत्तर लिखने को कहेंगे, ठीक है। जब हम लिखने की बात करेंगे तो बच्चा उसमें लिखेगा, मतलब अपने शब्दों को लिख पाएगा वो, और उसकी शैली लिखेगा, किस प्रकार उत्तर दे रहा है, उसके लेवल के अनुसार है या नहीं है, ठीक है। उनको वस्तुनिष्ठ गृह कार्य के लिए देंगे, गलत है। तो वस्तुनिष्ठ से हमें कोई लेखन शैली का पता नहीं चलेगा, तो केवल यहाँ पर आंसर होना चाहिए बी वाला, ठीक है। तो केवल बी वाला है कि अगर वो प्रश्न का उत्तर देगा तो तब वो क्या करेगा, हम उसके लिखने की शैली को जाँच पाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए 18वां प्रश्न है, आप चाहते हैं कि आप छात्रों को जो पढ़ाते हैं उसे भी भूले नहीं। हर कोई ही चाहते हैं, हर टीचर, कि वो भूले ना। इसके लिए आप क्या करें, गृह कार्य देंगे, सही लग रहा है। पुराने याद ज्ञान को दोहराएंगे, सही लग रहा है। नवीन परिस्थितियों में अर्जित ज्ञान का प्रयोग कराएंगे, ये भी सही लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आप सही कर लीजिए। आंसर की में इसका बी दिया होगा, आपने देख लेना, गलत होगा अगर तो आप डी कर लेना, ठीक है। गृह कार्य भी देंगे, ठीक है, पुराने ज्ञान को दोहराएंगे, नवीन परिस्थितियों में अर्जित ज्ञान का प्रयोग भी कराएंगे, ठीक है ना। क्लियर है, मतलब
पूरा ज्ञान का प्रयोग, जो उसको पुराना ज्ञान उसका प्रयोग भी कराएंगे, मतलब समझ बनाएंगे, बच्चों को रटाएंगे नहीं, गृह कार्य देने से उसका रिवीजन भी होता रहेगा। तो डी वाला ज़्यादा अच्छा आंसर इसका लग रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए 19वां प्रश्न है कि जो छात्र पढ़ने में कुछ कमज़ोर हों उनके प्रति आपका दृष्टिकोण क्या होगा। पढ़ने में कोई कमज़ोर बच्चा है तो उसको हम क्या करेंगे, उपेक्षा करेंगे उसकी, गलत है, कठोर, गलत, दया नहीं, सहानुभूति। ठीक है, सहानुभूति का अर्थ यहाँ पर दया से लेंगे आप, सहानुभूति का अर्थ है कि एक प्रेम और स्नेह का भी यहाँ पर, प्रेम और स्नेह के उससे हम उसको देख लेंगे। भले ये दया का ही आपको लग रहा होगा पर्यायवाची, लेकिन यहाँ पर दया नहीं, सहानुभूति हमारी क्या होनी चाहिए कि यार ये कमज़ोर है, हमें उसको पढ़ाना है। दया अलग चीज़, ठीक है, दया अलग चीज़ है, दया का कॉन्सेप्ट कुछ और है। तो सहानुभूति होती है जो आप दिव्यांग बच्चे या फिजिकल हैंडीकैप, उनके लिए भी हमारा प्रेम और व्यवहार का होना चाहिए थोड़ा, सहानुभूति होनी। जो कमज़ोर है उनको आप अलग पढ़ाइए, उपचारात्मक शिक्षण कहेंगे उसको, ठीक है, उनको अलग पढ़ाइए आप, ठीक है ना, क्लियर है। 19वां प्रश्न हो गया। इसके बाद देखिए 20वां प्रश्न आ रहा है ऊपर कि प्रयोग विधि, प्रयोग विधि क्या है, जो प्रैक्टिकल मेथड है उसमें क्या होता है, छात्र करके सीखते हैं, सही है, देकर सीखते हैं, सही लग रहा है, अनुभव करके सीखते हैं, ये भी सही है, उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, प्रयोग का अर्थ यही हुआ कि उसको प्रैक्टिकल, बच्चे को हम प्रैक्टिकल कराएंगे तो बच्चा जल्दी सीखेगा। ठीक है, ध्यान रखिए, प्रयोग करके सीखना हम बच्चों को कहते हैं। इसके बाद देखिए 21वां प्रश्न पढ़ लेते हैं। छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों, छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाना। तो ठीक है, तो ज्ञानेंद्रियाँ, ठीक है, आपको पता होना चाहिए 5 हैं, तो 21 का हो जाएगा उनके समक्ष सामग्री का निरीक्षण कराएंगे, गलत है। छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम, अच्छा, तो ज्ञानेंद्रियों को सक्षम बनाना है, उनके समक्ष सामग्री रक्षा निरीक्षण कराएंगे, उनसे वस्तुओं को उठाने रखने का कार्य कराएंगे, उनको क्रियाशील बनाएंगे, उनको कक्षा में शांत बैठने को कहेंगे, तो गलत है, शांत बैठने को नहीं कहेंगे, उनके समक्ष सामग्री रखकर निरीक्षण कराएंगे, ठीक है ना, उनका निरीक्षण कराएंगे, बिल्कुल सही है, ए वाला निरीक्षण कराएंगे। जब वो उनका निरीक्षण करेगा तो उसको क्या करेगा, देख पाएगा, उसका प्रैक्टिकल कर पाएगा। निरीक्षण करने का अर्थ यहाँ प्रैक्टिकल करने से, ठीक है ना। केवल उनको उठाए रखने का कार्य करेंगे, ये गलत है। तो छोटे बच्चों को ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील बनाना है, ठीक है ना, उनका निरीक्षण करेंगे, तो बिल्कुल सही है, ए वाला, तभी उनके ज्ञानेंद्रियाँ एक्टिव होंगी, ठीक है ना। कक्षा शिक्षण के दौरान छात्रों की रुचि बनाए रखने की, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, जब टीचिंग अगर उनका चल रहा है तो आप क्या करेंगे, रुचि उनको बनाए रखने के लिए, अगर वो बोल रहा हूँ, ठीक है, उनको लगातार कहते रहेंगे कि आपकी बात ध्यान से सुने, सही लग रहा है। कक्षा की खिड़कियों और दरवाजे बंद करने को कहेंगे, गलत है। शिक्षण को रोचक बनाएंगे, ये तो बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे ये नहीं बताया है, गलत है ये भी। वैसे लिखने कार्य कहेंगे, गलत है। तो उनको लगातार कहेंगे कि आपकी बात ध्यान से सुने, ठीक है, पहले उनको कहेंगे ध्यान से सुने, देखिए मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, या इस तरीके से इंटरेस्टिंग ऐसा बनाइए कि वो आपको सुने, मतलब ऐसा बच्चों को ना लगे कि आप उनमें बोर कर रहे हो, ठीक है, क्लियर है, बोर नहीं करना बच्चों को। इसके बाद देखिए 23वां प्रश्न आ रहा है, किसी छात्र का साक्षात्कार लेते समय, आप इंटरव्यू ले रहे हैं किसी छात्र का, तो आप किस बात का ध्यान देंगे, ठीक है, आप किस बात का ध्यान देंगे इंटरव्यू लेते समय। इसके बाद देखिए 23वां प्रश्न है, इंटरव्यू लेते समय आप किस बात का ध्यान देंगे, वो छात्र की व्यक्तिगत रुचियों को जानने की कोशिश करें, वो छात्र की व्यक्तिगत रुचियों को जानने की कोशिश करें कि साक्षात्कार लेने वाले को, अच्छा, जो इंटरव्यूअर है, इंटरव्यू लेने वाले को ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या करे, उनकी व्यक्तिगत रुचि, किसकी, छात्र की, बिल्कुल सही है। वो छात्र की अच्छी बुरी आदतों को जानने का प्रयास करे, ये भी सही है। छात्र का साक्षात्कार अकेले में लिया जाए, ये भी सही है। और 23वें का डी होना चाहिए, ठीक है ना, सही है, इसका डी वाला आंसर, ठीक है, तो बिल्कुल सही डी वाला, तो सभी सही लग रहे हैं। इसके बाद देखिए, आपकी राय में जूनियर कक्षाओं में एक कक्षा को एक ही शिक्षक के नियंत्रण में क्यों रखा जाना चाहिए, ठीक है, आपकी राय में जूनियर कक्षा जो होती है 5 से ऊपर, उसमें एक कक्षा को एक ही शिक्षक के नियंत्रण में क्यों रखना चाहिए, मतलब वहाँ पर एक ही टीचर क्यों चाहिए, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर ये बोला गया है, इससे प्रत्येक छात्र की इससे शिक्षक प्रत्येक छात्र को भली बात समझ सकता है, तो ये अजीब गलत लग रहा है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा शिक्षक और छात्रों में मधुर संबंध होते हैं, ये भी सही लग रहा है। छात्र शिक्षक को समझ सकता है, प्रत्येक विषय को भली बात ही समझ सकता है, ठीक है, तो देखिए इसका आंसर, तो इसका हो जाएगा ए वाला, ठीक है ना, ए वाला आंसर हो जाएगा इसका, कि इससे इससे शिक्षक क्या होता है, प्रत्येक छात्र को समझ सकता है, ठीक है ना, एक क्लास के नियंत्रण में रहेंगे अगर, ठीक है, क्लियर है, मतलब एक कक्षा को एक ही शिक्षक के नियंत्रण में, जूनियर में, ठीक है, तो जूनियर में अगर 2 टीचर होंगे एक ही क्लास में, तो वो आपस में उनका इंटरेक्शन ठीक से नहीं हो पाएगा, चर्चा पर्चा नहीं हो पाएगी, शिक्षक प्रत्येक छात्र को नहीं जान पाएगा, ठीक है। 25वां प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हुई थी 1986 में, उस समय नवोदय विद्यालय बने थे, ठीक, क्लियर हो गया। नवोदय विद्यालयों की स्थापना क्यों हुई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवोदय का पूछता है, जिससे ग्रामीण बच्चों को अध्ययन करने का मौका मिले, तो गलत लग रहा है, केवल ग्रामीण नहीं है, जिससे शहर और गांव दोनों के बच्चे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल सही बी वाला, शहर और गांव दोनों के बच्चे नवोदय में पढ़ते हैं, ठीक है, केवल गांव के नहीं है, शहर और ग्रामीण दोनों के लिए नवोदय थे,
क्लियर है। यहाँ पर 5 के बाद 6 के लिए प्रवेश होता है, तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। स्कूलों में इसके फॉर्म भरे जाते हैं, ठीक है। तो नवोदय विद्यालय क्यों खुले थे वो ये पूछ रहा है। सी और डी भी गलत लग रहा है कि शहर और गाँव के अच्छी योग्यता वाले छात्र, गलत है। और यह विद्यालय केवल शहरी छात्रों के लिए, तो ये भी गलत। जहाँ पर केवल होगा तो ये गलत है, तो सी और डी गलत है, इसका बी वाला सही है, ठीक है। तो नवोदय विद्यालय है, उत्तराखंड में भी है, ठीक है। तो नवोदय विद्यालय इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। इसके बाद देखिए 26वां प्रश्न है कि विभिन्न कक्षाओं के लिए विषय में पाठ्यपुस्तकों का चयन किनको करना चाहिए। तो जो पाठ्यपुस्तकें होती हैं उनका चयन किसे करना चाहिए। तो अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कभी कभार आता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर पूछा है विषय शिक्षक को, गलत है। उस विषय के वरिष्ठ शिक्षकों की समिति, ये सही है, ठीक है। जो वरिष्ठ शिक्षकों की समिति है ये सही है। प्रधानाध्यापक, कक्षा शिक्षक, गलत है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए आंसर की में कुछ क्वेश्चन गलत है इसमें काफ़ी, तो आप केवल वीडियो को देखिए और कुछ खुद भी आप सोचिए। उस विषय के वरिष्ठ शिक्षकों की समिति, जो वरिष्ठ शिक्षक होंगे उस विषय के, उनकी एक कमेटी जो होती है, जब बुक तैयार होती है तो फ्रेंड्स ऐसी होती है, ध्यान रखिए, ठीक है। उनकी कमेटी क्या करेगी, पाठ्यपुस्तक का चयन करेगी, ठीक। इसके बाद देखिए 27वां प्रश्न आ रहा है कि शिक्षक अभिभावक बैठक, PTM बोलते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, ठीक है, क्यों होती है। अभिभावकों से विद्यालय के लिए दान देने के लिए, तो गलत है, केवल दान के लिए नहीं होती है। स्कूल के अधिक अच्छा प्रचार के लिए, गलत है, ठीक है। स्कूल के कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए, स्कूल के कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए, ये भी सही लग रहा है। स्कूल जिन कठिनाइयों का सामना कर रहा है उन्हें समझाने के लिए, तो गलत है। इसका है स्कूल के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देने, स्कूल में जो कार्यक्रम होते हैं जो भी पढ़ाई लिखाई संबंधित, उनके बारे में अधिक जानकारी, ठीक है। तो ताकि समुदाय संपर्क बना रहे, ठीक है, पेरेंट्स समझें स्कूल में कैसे टीचर हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। केवल कठिनाई का नहीं, यहाँ पर सी वाला सही है। आंसर की में गलत है, आप देख लीजिएगा इसको। इसके बाद देखिए 28वां प्रश्न आ रहा है, ठीक है, कि अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता रहती है। जो अभी आप पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान आप पढ़ रहे हैं अभी वीडियो के माध्यम से, इसकी उपयोगिता क्या रहती है, ठीक है। इसकी उपयोगिता क्या है, इससे अध्यापक का स्वास्थ्य ठीक रहता है, गलत। शैक्षिक प्रशासन का ज्ञान होता है, सही लग रहा है। शिक्षा नीति का ज्ञान होता है, सही लग रहा है। इससे बालकों को समझने में सहायता मिलती है, तो इसका शैक्षिक प्रशासन का ज्ञान होता है, तो ये गलत लग रहा है। बालकों को समझने में सहायता मिलती है, ठीक है। आप बालकों को समझेंगे तभी आप अच्छा पढ़ा पाएंगे, तो इसका डी वाला आंसर सही है। अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान क्यों चाहिए, हमें बच्चों को समझना, ठीक है, बच्चों की साइकोलॉजी समझनी है, बाल विकास मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान समझना है, तभी आप बच्चों के स्तर को जानेंगे और अच्छा पढ़ा पाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए 27वां प्रश्न आ रहा है कि क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि कक्षा में अत्यधिक स्वतंत्रता अव्यवस्था को जन्म देती है। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। क्या आप सहमत हैं इससे, किसी सहमत है कि कक्षा में अत्यधिक स्वतंत्रता, अगर आपने फ्री छोड़ दिया बच्चों को तो अव्यवस्था हो जाएगी। पूर्णतः सहमत तो नहीं है वैसे, ठीक है, ऐसा भी नहीं है अगर फ्री छोड़ दिया तो वो हल्ला करेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ सीमा तक सहमत, कुछ सीमा तक असहमत, पूर्णतः असहमत। ध्यान रखें फ्रेंड्स, कन्फ्यूजन है, बहुत कन्फ्यूजन है इसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर होना चाहिए कुछ सीमा तक। यहाँ पर क्या है, कुछ सीमा तक, यहाँ पर हम असहमत हैं, असहमत है, यहाँ पर सहमत नहीं है, कुछ सीमा तक असहमत है। क्यों, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अव्यवस्था को जन्म देगी, ठीक है। तो मैं असहमत हूँ इससे, कुछ सीमा तक सहमत हूँ मतलब, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे बी और सी दोनों सही लग रहे हैं, आप देखिए दोनों असहमत हैं, कुछ सीमा तक तो सहमत भी होंगे, तो इसका वैसे सी और बी दोनों सही मानिए आप। लेकिन पूर्णतः की बात गलत है, ऐसा नहीं है कि अव्यवस्था होगी तो सारे बच्चे हल्ला ही मचाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, आप समझ गए। इसके बाद देखिए 30वां प्रश्न आ रहा है कि विद्यालय में छात्रों की प्रेरणा हेतु तो आप निम्नलिखित में से क्या करना चाहेंगे, ठीक है। विद्यालय में छात्रों को प्रेरणा देनी है तो आप क्या करना चाहेंगे, छात्रों की प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करेंगे, बिल्कुल सही है। प्रेरित लोगों को उदाहरण देंगे, गलत। केवल छात्रों को पाठ्य देंगे, गलत। महत्व और भाषण ये जो भी देना गलत, तीनों गलत है ये। तो छात्रों की प्रतिस्पर्धा की भावना, ठीक है, जो अच्छी प्रतिस्पर्धा, ध्यान रखिए सकारात्मक प्रतिस्पर्धा कह रहा हूँ मैं यहाँ पर, ऐसा ना हो कि मतलब नेगेटिव। प्रतिस्पर्धा भी अच्छी होनी चाहिए, एक संतुलित, ठीक है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कहते हैं कि उनके अंदर भावना का विकास हो, इसमें का डेवलपमेंट होगा, अगर एक दूसरे से आगे बढ़ने की उनकी चेष्टा होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद देखिए ए हो गया इसका। 31वां प्रश्न आ रहा है। 31वां प्रश्न क्या कहता है कि छात्रों में स्काउट के प्रशिक्षण द्वारा, जो स्काउट स्कूलों में होता है, ठीक है, स्काउट गाइड होता है, प्रशिक्षण द्वारा क्या लाभ होता है, जो स्काउट गाइड होता है। छात्रों में सच बोलने की भावना का विकास, ऐसा भी नहीं है। सेवा भावना का विकास, सही है, हो सकता है ऐसा। कम खर्च करने की आदत का विकास, ये भी सही लग रहा है। उपरोक्त सभी गुणों का विकास, ठीक है, तो सभी है, सच बोलता है, सेवा करता है, कम खर्च करता है, मितव्ययी होता है। एक स्काउट क्या होता है फ्रेंड्स, मितव्ययी, ठीक है, एक स्काउट मितव्ययी होता है, कम खर्च करता है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए 32वां प्रश्न है कि शिक्षा का एक सिद्धांत है, ठीक है, शिक्षा का एक सिद्धांत है कि बालक के पूरे ज्ञान को जानकर
उससे नया ज्ञान जोड़ना चाहिए या उसके जो अगर नया ज्ञान दिया जाए तो बालक का पूरा ज्ञान का कैसे पता लगाएंगे आप, ठीक है। बालक का पूरा ज्ञान कैसे पता लगाएंगे, माँ बाप से पूछकर गलत है, साथ बात कर गलत है, उसे प्रश्न पूछकर बिल्कुल सही है। तो जब हम उससे प्रश्न पूछेंगे तो तभी उसके पूरे ज्ञान का पता लगेगा, ठीक है। अगर मैं उसे भारत के जलवायु के बारे में पढ़ा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो भारत के बारे में क्या जानता है पहले उसे प्रश्न पूछें, ठीक है। इसलिए इसका सी वाला बेहतरीन आंसर है। क्लियर हो गया आपको। इसके बाद देखिए प्रश्न आ रहा है 31वां, ठीक है। 31वां कह रहा है कि डंडे के भय से, ठीक है, डंडे के भय से 31वां नहीं सॉरी 33वां, हाँ 33वां है कि डंडे के भय से व्यवस्था स्थापित हो सकती है, गलत है, कोई जरूरी नहीं। अनुशासन बनता है, ये भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, कि डंडे के भय से अनुशासन बनेगा ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए व्यवस्था तो हो सकती है पर अनुशासन होना जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है। आत्मानुशासन पैदा होता है, ठीक है, आत्मानुशासन पैदा होता है, बिल्कुल सही है। थोड़ा डर रहेगी तो अंदर से अनुशासन की भावना आएगी, ठीक है, एक डर रहेगा तो स्व अनुशासन भी कह सकते हैं आप इसको, स्व अनुशासन पैदा होता है डंडे के बल से, ठीक। क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए निबंधात्मक परीक्षाएं विश्वसनीय नहीं होती हैं, ठीक है। जो निबंधात्मक परीक्षाएं हैं जिसमें निबंध होता है उसमें विश्वसनीयता नहीं होती है। का मतलब ये है कि इनके परिणाम में हम उचित क्या हो सकते हैं, आप नंबर नहीं दे सकते। मैंने कहने का मतलब है कोई बच्चा निबंध लिख रहा है तो किस तरीके से हम उसको चयन करें, या कुछ बातें हैं कि विश्वसनीयता नहीं होती उसमें, ठीक है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो देखिए निबंधात्मक परीक्षाएं क्या नहीं होती, विश्वसनीय होती है, विश्वसनीय नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड, इसके उत्तर प्राय भिन्न होते हैं, ठीक है। अगर मैं कुछ और लिखूंगा कोई कुछ और लिखेगा तो यहाँ पर विश्वसनीयता इसका अपवाद हो जाता है, तो इसके उत्तर भिन्न होते हैं। बाकी तो परिणाम सदैव परिणाम तो एक जैसा ही रहेगा, ठीक है। जांच विधियाँ अलग अलग होती हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इनके उत्तरों की शैलियाँ अलग होती है, ये भी सही लग रहा है, लेकिन इनके उत्तर प्राय भिन्न होते हैं। देखिए पूरा हमें कंक्लूड करके आंसर देना है, इसका बी वाला ज़्यादा अच्छा आंसर है, ठीक है ना, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए 35वां प्रश्न आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स एक अच्छी परीक्षा में 3 गुण कौन कौन से होने चाहिए, तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स एक अच्छी परीक्षा वो मानी जाती है जिसमें विश्वसनीयता हो, अभी मैं आपको बताऊंगा क्या होती है, जिसमें वैधता हो और व्यवहारिकता हो, ठीक है। विश्वसनीयता का अर्थ यह है कि हर बार रिजल्ट एक ही आना चाहिए। मतलब जैसे अगर मैंने किसी बच्चे का टेस्ट लिया, ठीक है, किसी बच्चे का टेस्ट लिया और मैंने उसको 80% दी, ठीक है, और वही टेस्ट किसी अन्य टीचर ने चेक किया और उसकी नंबर भी उतनी आई 80%, तो मतलब विश्वसनीय है जो मैंने नंबर दिया। क्लियर हो गया। मतलब ऑथेंटिक नंबर दी मैंने, उसे गलत नहीं दिया। मतलब हर बार रिजल्ट एक ही आएगा, आप कितनों से भी चेक कराओ उसका जो स्तर होगा उसी के अनुसार मार्किंग होगी, ठीक है। क्लियर हो गया। ये विश्वसनीय कहलाएगा, 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है। क्लियर हो गया आपको। अगर आप ही कॉपी 10 टीचर चेक करें तो आपको सेम नंबर मिले तो विश्वसनीयता होगी। क्लियर है। वैधता किसको बोलेंगे, जिस उद्देश्य से टेस्ट लिया जा रहा है, ठीक है। क्लियर है। अगर डीएलएड का पेपर हो रहा है और आपको टीचर बनाने के लिए वो पेपर लिया जा रहा है, अगर आपके शिक्षण के जो टेस्ट है, शिक्षण से हम संबंधित टेस्ट को पूरा नहीं कर रहा तो पेपर वैध नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है। अगर मैं कक्षा 10 के बच्चे का साइंस फिजिक्स चेक करना चाह रहा हूँ, अगर मैं उसको 12 के बच्चे का सवाल दे दूँ फिजिक्स का, तो वो वैध टेस्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। जिस उद्देश्य से टेस्ट लिया जा रहा है वो वैध ये माना जाता है जिस उद्देश्य को वो पूरा करे। क्लियर है। विश्वसनीयता मतलब हर बार रिजल्ट एक ही आए, बार बार चेंज ना हो। क्लियर है। व्यवहारिकता का अर्थ है वस्तुनिष्ठता भी आप कह सकते हैं इसको। मतलब ये है कि टीचर के जो मनोबल, टीचर का जो मनोवृत्ति है उसका प्रभाव ना पड़े। मतलब कोई टीचर गुस्से में है, किसी ने 10 नंबर दिए, किस टीचर ने कोई 9 नंबर दे रहा है, कोई 8 नंबर दे रहा है, कोई 7 दे रहा है, कोई 2 दे रहा है गुस्से में, किसी ने पूरी दी, तो मतलब अलग अलग टीचरों के अलग अलग नंबर हैं, तो इस चीज़ का प्रभाव बच्चे पर ना पड़े। क्लियर है। मतलब टीचर की जो मानसिकता है उसको वस्तुनिष्ठता हम कहते हैं, यहाँ पर व्यवहारिकता यहाँ पर बोला गया है, तो केवल ए वाला यहाँ पर ज़्यादा अच्छा आंसर है, ठीक है। तो आप इन तीनों को समझ जाइए कि वैधता क्या होती है, विश्वसनीयता क्या होती है और व्यवहारिकता क्या होती है, ठीक है। व्यवहारिकता या वस्तुनिष्ठता का संबंध टीचर से। इसके बाद देखिए 36वां प्रश्न आ रहा है कि यदि आप अपने विद्यालय में फल तथा वृक्षों का प्रोजेक्ट चलाना चाहते हैं तो आप इस संबंध में क्या करेंगे, ठीक है। तो प्रत्येक छात्र को पेड़ लगाने को कहेंगे तो सही लग रहा है, ठीक है ना। फल तथा वृक्षों का प्रोजेक्ट चलाना सही लग रहा है। पेड़ों के बीज बोएंगे, ये भी सही लग रहा है, ठीक है। पेड़ों के बीज बोएंगे, ये भी सही लग रहा है, ठीक है ना। छात्रों को सरकारी बगीचे से पेड़ लाने को कहेंगे, ऐसा भी नहीं है, पेड़ कहीं से लाएंगे नहीं। छोटे छोटे समूह में पौधे को लगाकर उन पर ध्यान देंगे, ये भी सही है। तो प्रश्न एक बार पढ़ लेते हैं फिर से कि यदि आप अपने विद्यालय में फल तथा वृक्षों का प्रोजेक्ट चलाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस संबंध में क्या करेंगे। ज़्यादा अच्छा आंसर कौन सा लगेगा। तो फल और वृक्षों का प्रोजेक्ट चला रहे हैं आप, तो क्या करेंगे, पेड़ों के बीज बोएंगे, ठीक है, क्योंकि हम बीज से शुरुआत करेंगे, सीधे पेड़ लगाने को नहीं कहेंगे। प्रोजेक्ट चला रहे हैं तो पहले बीज के बारे में बताएंगे, ठीक है, उनके बीज लगाएंगे, तो बी वाला आंसर सही है, चाहे फल हो चाहे वृक्ष, किसी कोई पेड़ हो। इसके बाद देखिए 37वां प्रश्न है कि शिक्षकों को स्वास्थ्य विज्ञान का
अध्ययन क्यों आवश्यक है, ठीक है, मतलब स्वास्थ्य जो होता है, स्वास्थ्य विज्ञान किस प्रकार क्या होना चाहिए, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता क्यों जरूरी है, सीधे सीधे कहने का मतलब ये है जिससे छात्रों के स्वास्थ्य का सही ज्ञान हो सके, जिससे छात्रों के स्वास्थ्य का सही ज्ञान हो सके। सही क्योंकि विषय पाठ्यक्रम में है, ऐसा भी नहीं है। अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने हेतु ऐसा स्वयं तथा समाज को स्वस्थ रखने हेतु, यहाँ पर लिखा शिक्षकों को स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन क्यों आवश्यक है, जिससे छात्रों के स्वास्थ्य का सही ज्ञान हो सके, ऐसा नहीं है केवल स्वास्थ्य छात्र का नहीं, यहाँ पर आएगा सभी के लिए, ठीक है। 37 का डी होना चाहिए, स्वयं तथा समाज को स्वस्थ रखने के लिए, ठीक है, स्वयं और समाज को स्वस्थ रखना है। अगर क्योंकि टीचर से उम्मीदें होती है कि टीचर को सब पता है, थोड़ा बहुत सबकी जानकारी है, तो डी वाला इसका आंसर है, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद देखिए 38वां प्रश्न आ रहा है कि छात्रों की उन्नति केवल वार्षिक परीक्षा के आधार पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, छात्रों की कक्षा उन्नति केवल वार्षिक परीक्षा पर आधार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि, ठीक, केवल वार्षिक परीक्षा एक आधार नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या कह रहा है ये, इससे आकस्मिक कारकों पर प्रभाव पड़ता है, गलत है। छात्र पूरे वर्ष लगातार काम नहीं करते, गलत है। इससे परीक्षा में नकल बढ़ती है, ऐसा भी नहीं है। इसका छात्रों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, ऐसा भी नहीं है। आप देख लीजिए छात्रों की कक्षा उन्नति केवल वार्षिक परीक्षा के आधार पर नहीं होनी चाहिए, मतलब केवल वार्षिक परीक्षा आधार पर क्यों नहीं होनी चाहिए, वो ये कह रहा है। तो इससे आकस्मिक कारकों का प्रभाव पड़ता है, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, इससे आकस्मिक कारकों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसका अर्थ ये है कि कभी कभार हो सकता है कि उसने पूरे साल भर अच्छा परफॉर्मेंस किया और ठीक समय पर उसकी तबीयत खराब या कुछ और हो गया हो, तो आकस्मिक कारण जो हैं हो सकता है कि छात्र की उन्नति में बाधा पड़े, तो उसका पिछला बैकग्राउंड भी देखना चाहिए। क्लियर हो गया आपको ये क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, तो आप समझ गए होंगे। तो केवल टोटल जो ओवरऑल उसका परफॉर्मेंस है वो देखना चाहिए। कभी कभार हो सकता है कि उस समय वो स्वस्थ ना हो या कुछ दिक्कत हो उसे, तो पूरा वर्ष भर का आप देख लीजिए एक बार। इसके बाद देखिए 39वां प्रश्न है कि प्राथमिक शालाओं का निरीक्षण साल में कई बार होता है, ठीक है, क्यों होता है साल में कई बार, कि शिक्षण अधिगम कार्य सुचारू ढंग से हो सके, सही है। बालकों की पढ़ाई रुचिकर हो सके, ये भी सही लग रहा है। प्रधानाध्यापक का महत्व बढ़ सके, ऐसा भी नहीं है। अध्यापक नित्य उपस्थित रहे, ऐसा भी नहीं है। शिक्षण अधिगम कार्य सुचारू ढंग से चल सके, ठीक है, ये सही है। हमारा मेन मोटिव क्या है कि शिक्षण अधिगम कार्य को चलाना, ठीक है, मतलब निरीक्षण होगा पढ़ाई कैसे हो रही है स्कूल में, या निरीक्षण करता जो देखते हैं कि कैसे टीएलएम का प्रयोग करें, पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, तो इसका हो जाएगा ए वाला सही, ठीक है। इसके बाद देखिए 40वां प्रश्न आ रहा है कि एक ही विधि से शिक्षण करना विद्यार्थियों के, ठीक है, अगर मैं एक ही विधि अपनाऊंगा शिक्षण के तो विद्यार्थियों के आगे क्या शारीरिक विकास के लिए घातक हो सकता है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि शारीरिक विकास के लिए घातक होगा। इसके बाद देखिए सर्वांगीण विकास के लिए बाधक हो सकता है, हाँ ये सही लग रहा है। तो देखिए बाधक हो रहा है, ठीक है, सर्वांगीण विकास के लिए बाधक हो रहा है, क्योंकि मैं एक ही विधि को पढ़ा रहा हूँ उसका विकास नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। विषय संबंधी बहुविध जानकारी में बाधक हो सकता है, ऐसा भी ये भी सही लग रहा है, ठीक है। अगर मैं एक ही विधि से बच्चों को पढ़ाऊंगा तो उसमें क्या नुकसान है, ठीक है, तो उसका नुकसान मेनली यही है कि सर्वांगीण विकास के लिए बाधक हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि और मेथड से अगर मैं उसे पढ़ा रहा हूँ उसको और चीज़ों ज्ञान हो ही नहीं रहा, केवल एक ही मेथड से वो समझ रहा है, ठीक है ना। या विषय संबंधी बहुविध जानकारी में बाधक हो सकता है, ये भी सही है वैसे इसमें, तो केवल बी वाला आप पहले सही मानेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए विद्यालय के बालकों के लिए विशेष विषय में किनको पाठ्यक्रम बनाना चाहिए, ठीक है, मतलब पाठ्यक्रम किसको बनाना चाहिए, सीधे जो सिलेबस है वो किसको बनाना चाहिए। सिलेबस आप समझते होंगे जो बच्चों के चैप्टर वगैरह दिए रहते हैं। शिक्षक जो उस विषय को विद्यालय में पढ़ा रहे हों, गलत। कक्षा शिक्षक, गलत। राज्य का शिक्षा विभाग, ये सही है, ठीक है। राज्य के शिक्षा विभाग में जो भी वरिष्ठ होंगे वो अगर सिलेबस बनाए, कैसा सिलेबस होना चाहिए या किस तरीके से विस्तारानुकूल हो वो डिसाइड करें, ज़्यादा अच्छा है। तो इसका ऑप्शन है सी वाला, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया फ्रेंड्स, एग्जाम में आता है। इसके बाद देखिए 42वां, किसी विषय के शिक्षण में पर्याप्त अभ्यास देना आवश्यक है। किसी विषय के शिक्षण में पर्याप्त अभ्यास देना चाहिए आपको, ठीक है। कुछ हमने पढ़ा दिया, क्यों, इससे छात्र व्यस्त रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। इससे अनुशासन बनाते हैं, ऐसा भी नहीं है। यह विषय के नियमों के प्रयोग में कार्य दक्षता प्राप्त करने आवश्यक है। इससे विषय के प्रति रुचि बढ़ती है। किससे, किसी विषय के शिक्षण में पर्याप्त अभ्यास देना आवश्यक है। यह विषय के नियमों के प्रयोग में कार्य दक्षता प्राप्त करने सही है, ठीक है। तो बार बार अगर मैं अभ्यास कराऊंगा किसी चैप्टर का, तो उससे कार्य दक्षता हो, स्किल बढ़ेगा बच्चों का, ठीक है ना। जो विषय को पढ़ने के लिए स्किल जो वहाँ बढ़ानी, तो बार बार अभ्यास करके सीधे ये कहना चाह रहे हैं कि बार बार अगर मैं अभ्यास दूंगा तो उससे क्या होगा, स्किल बनेगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, कार्य दक्षता बनेगी, ठीक है। इसके बाद देखिए 43वां प्रश्न, एक शिक्षा शास्त्री ने स्कूल की तुलना एक बाग से की है। एक शिक्षा शास्त्री स्कूल की तुलना बाग से की है। उसका कहना है कि स्कूल में विद्यार्थियों को या की, ठीक है, स्कूल में विद्यार्थियों को सौंदर्य भावना विकसित की जानी चाहिए, ठीक ही लग रहा है। प्रकृति दर्शन का स्व होना चाहिए, सही लग रहा है। देखभाल कोमल पौधों की देखभाल जैसे करनी होनी चाहिए, अच्छा ठीक है। स्वतंत्र विचरण करने का अवसर मिलना चाहिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर ये बोला गया है, कोई शिक्षा छात्री थे, उन्होंने एक स्कूल की तुलना एक बाग से की है, क्योंकि बाग में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, स्वतंत्र घूमते हैं बाग बगीचे में,
तो एक स्कूल में भी क्या होना चाहिए फ्रेंड, स्कूल में भी बच्चों को स्वतंत्र विचरण करना करते हैं कि स्वतंत्र विचार, वो डरे ना, ठीक है, स्कूल आने से वो झिझके ना। तो एक सही तुलना इन्होंने की है इसकी, क्लियर है। तो एक बगीचे के समान एक स्कूल बनाना चाहिए हमें, ठीक है। इसके बाद देखिए 44वां, बच्चों के उच्चारण को सुधारने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। उच्चारण प्रोनाउंसिएशन सुधारना है तो क्या करेंगे, शब्दों को टुकड़ों में बांटकर श्याम पट पर लिख देंगे, ये भी ठीक लग रहा है। बच्चों को शुद्ध उच्चारण करके सुनाएंगे, ये सही लग रहा है। शुद्ध उच्चारण करके दोहरान करेंगे, सही। तो उपरोक्त सभी सही है, ठीक है, इसका उपरोक्त सभी सही है। 44 का डी वाला सही है। शिक्षा की दिशा कौन निर्धारित करता है, ठीक है। शिक्षा की जो दिशा है उसको कौन निर्धारित करता है, छात्र, पाठ्यक्रम, शिक्षक, अभिभावक, ठीक है। तो इसमें वैसे पाठ्यक्रम भी सही है और शिक्षक भी सही है। शिक्षा की दिशा कौन निर्धारित करता है, ठीक है। तो इसमें एक शिक्षक जो है उससे ज़्यादा अच्छा आंसर है कि एक शिक्षक क्या होता है, शिक्षक की दिशा निर्धारित करता है, ठीक है। पाठ्यक्रम आवश्यक नहीं है, तो पाठ्यक्रम भी जरूरी है वैसे। बिना पाठ्यक्रम त्रिध्रुवी प्रक्रिया शिक्षा, क्योंकि शिक्षक भी होना चाहिए, पाठ्यक्रम भी और छात्र भी होने चाहिए। तो यहाँ पर मेन रोल शिक्षक का भी, क्योंकि पढ़ाना टीचर ने है, तो टीचर किस तरीके से पाठ्यक्रम को पढ़ा रहा है, तो मेनली शिक्षा की दिशा निर्धारित करते हैं टीचर, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद देखिए 46वां, आप अनुभवी अध्यापक हैं, आप क्या करेंगे, अगर आपको एक्सपीरियंस है आप क्या करेंगे। तो कक्षा शिक्षण के लिए घर पर तैयारी करेंगे, कक्षा शिक्षण के लिए घर पर तैयारी करेंगे तो ठीक ही लग रहा है। केवल उसी कक्षा को पढ़ाएंगे जो आपकी पसंद की हो, तो ऐसा भी नहीं है। अनुसारहीनता की समस्या को अनदेखा करेंगे, गलत। आप शिक्षण सामग्री प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं समझेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप, डी भी गलत है, सी भी गलत लग रहा है, ये भी गलत लग रहा है, बी वाला। तो कक्षा शिक्षण के लिए घर पर तैयारी करेंगे, ठीक है। कक्षा शिक्षण जो हमने करनी क्लास टीचिंग, उसके लिए क्या घर पर तैयारी करेंगे, केवल उसी कक्षा को पढ़ेंगे जो आपकी पसंद की हो, तो ऐसा गलत है, हमें सबको बराबर देखना है। तो बी वाला यहाँ पर गलत है, ठीक है। इसके बाद देखिए 47वां है, केवल हम 50 प्रश्न की सीरीज करते हैं, आपको पता है। इसके बाद देखिए 47वां, प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण एक संवैधानिक अनुग्रह है, इसको सुरक्षित करने के लिए आप कौन सा सुझाव देंगे, ठीक है। मतलब प्राथमिक शिक्षा को मुझे सुरक्षित करना है, तो आपको क्या करना चाहिए, 6 से 14 वर्ष तक के सही बच्चों का नामांकन करना, ये तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है। दर्ज किए गए बच्चों को त्याग करने से रोकना, मतलब कोई बच्चा अगर विद्यालय से जाना चाहता है तो उसको रोकना, गलत। सही बात है, ये भी सही है। शिक्षा को अनिवार्य बनाना सही है, तो उपरोक्त सभी सही है, ठीक है। तो बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा भी है, उस पर हम उनको रोकेंगे नहीं, ठीक है। उनको एडमिशन कराएंगे, प्रचार करेंगे, ठीक है, सरकारी स्कूलों के फायदे बताएंगे। इसके बाद देखिए 48वां प्रश्न आ रहा है कि छात्रों के काम का मूल्यांकन करने के लिए आप निरंतर आंतरिक मूल्यांकन होना चाहिए, ठीक है। आंतरिक मूल्यांकन या मौखिक रूप से आप कर सकते हैं, आंतरिक मूल्यांकन होना चाहिए। किसके क्यों होना चाहिए, मूल्यांकन के लिए, उसके अंदर मूल्यांकन कर रहे हैं, क्यों होना चाहिए, इससे वह अध्यापकों के नियंत्रण में रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। इससे समय का सदुपयोग, ऐसा भी नहीं है। इससे वो साल भर पढ़ने के लिए प्रेरित होते रहेंगे। छात्रों के काम का मूल्यांकन, ठीक है, इससे छात्रों को परीक्षा देने का अनुभव होगा। केवल परीक्षा का ही अनुभव नहीं, इससे वो साल भर पढ़ने के लिए प्रेरित होते रहेंगे, ठीक है। पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे तभी हम क्या करेंगे, उनको अच्छे नंबर देंगे, ठीक है। मतलब छात्र के काम का मूल्यांकन हम कर रहे हैं, ठीक है ना, निरंतर कर रहे हैं काम का मूल्यांकन, तो साल भर पढ़ने के लिए प्रेरित होता रहेगा, ठीक है ना। केवल परीक्षा देना ही हमें उसको पास कराना ही वो नहीं है, लिमिटेड नहीं है, केवल परीक्षा नहीं देनी है, पढ़ने के लिए, साल भर पढ़ने के लिए प्रेरित उसे करना है, ठीक है। केवल मूल्यांकन, उसके अंदर डर भी रहेगा कि भाई मेरा टेस्ट होने वाला है तो मैं पढ़ूँ, ठीक है, ये पूछना चाह रहा है यहाँ पर ये। इसके बाद देखिए 49वां है, यहीं पर पढ़ लेते हैं इसको। अध्यापक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, अध्यापक को मनोविज्ञान होना चाहिए, मनोविज्ञान में अध्ययन करते हैं मस्तिष्क का, तो बिल्कुल सही यहाँ पर, ये तो सिंपल सा प्रश्न है, 49 का डी। इसके बाद देखिए अंतिम प्रश्न आ रहा है आज का 50वां, कक्षा शिक्षण के दौरान छात्र प्रश्न पूछते और प्रश्न का उत्तर देते हैं, ठीक है। कक्षा शिक्षण के दौरान छात्र प्रश्न पूछते और प्रश्न का उत्तर देते हैं। इस विधि से अध्यापक को पता लगता है कि छात्र पाठ को कितना समझ रहे हैं, बिल्कुल सही है। छात्रों में आत्मविश्वास होता है, ये भी सही है। छात्रों में अपनी बात ढंग करने का प्रशिक्षण मिलता है, मतलब अभिव्यक्त करने का उनको क्या मिलता है, एक ट्रेनिंग भी उनकी होती रहती है, मतलब हम कैसे हमने बात करनी है वो भी सही, उपरोक्त सभी सही है, ठीक है। मतलब चर्चा परिचर्चा कक्षा में होनी चाहिए, एकल नहीं होना चाहिए, वन वे नहीं होना चाहिए, टीचर भी पूछे बच्चे भी पूछे, ठीक है। तो मेरे फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, ये शिक्षण प्रयोग और नवाचार पर आधारित थी, ठीक है। अगली वीडियो में हम इसके नेतोगुण शिक्षा के क्या होते हैं उस पर हम बात करेंगे, तो इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। इसके आंसर की भी आप ज़्यादा ध्यान ना दें क्योंकि इसमें कुछ गलत भी हैं। इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।